हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपनी खुद की फिटनेस के ऊपर ध्यान रखने के लिए, प्लस आपके सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को इजीली घर पे हर एक टीचर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा है, नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है। एक ही क्लास को जब अपन लाइव होते हैं, क्लास के अंदर फेस टू फेस क्लासेस होती है, तो हम एक टीचर को एक बार सुन पाते हैं, दोबारा उस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो होता है हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का सिलेबस हमारा छूटता जाता है। देन नाउ अभी हम लोगों के पास, सभी लोगों के पास वीडियोस जो हैं आप सब लोगों के पास अवेलेबल हैं। एक एक टीचर की एक एक बात को, एक एक टॉपिक को आप 3-3, 4-4, 5-5 बार भी देख सकते हैं और उसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इसके कारण आपकी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा 4th चैप्टर, जिसका नेम है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम सभी को नॉर्मलिटी के अंदर देखा जाए तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको सबके इक्वल राइट ना हो, चाहे वो स्टडी के हो, वो गेम्स के हो, स्पोर्ट्स के हो या अदर किसी भी एक्टिविटीज़ के कोई स्टेटस हो ऐसे, क्योंकि हमें जो राइट्स हैं वो सभी को बिल्कुल सिमिलर है। मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, प्लस कोई डिसेबल पर्सन है या कोई फिजिकली फिट है, क्या बहुत एक्टिव पर्सन है, सभी के लिए जो राइट्स जो हमारे बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो वो सबके लिए सिमिलर है स्टूडेंट्स। तो हमें फिजिकल एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है कि जो पर्सन फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली और मेंटली या किसी भी तरीके से वो फिजिकली परफेक्ट या फिट नहीं है, तो उसको हमें किस तरह से हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, उसके साथ किस तरह का हमारा बिहेव होना चाहिए, किस तरह के हमारी उसके साथ जो कन्वर्सेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, हमें किस तरह का उसके साथ रिएक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस हम पढ़ेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो किसी पर्सन को दूसरे पर्सन से थोड़ा उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को उससे थोड़ा डिफरेंट करती है या थोड़ा अलग करती है। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। हमारा जो कंसेप्ट है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का, डिसेबिलिटी के अंदर और डिसऑर्डर के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो नहीं है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अब जब हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे तो हमें बिल्कुल ही सिमिलर दिखता है कि हमारा जो है डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है। एक नॉर्मल लाइन के अंदर अगर हमें लिख के समझाना हो तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर क्या है, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस जो है वो न के बराबर है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ सेम रिपीट की गई है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारी, हम जिन एक्टिविटीज़ के अंदर नॉर्मली वर्क करते हैं वो सारी नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी उसको क्या करती है, वो इंटरप्ट करती है, वो यानी कि बीच के अंदर वो एक ऑब्स्टेकल का रूप हो जाता है। वो डिसेबिलिटी या वो डिसऑर्डर जो है वो एक ऑब्स्टेकल का काम करती है, यानी कि हमारी एक नॉर्मल फंक्शनिंग को रोकने में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर थिंक अबाउट द डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के अंदर क्या है कि वो एक बाय बर्थ टू अभी तक आप जहाँ तक जी रहे हैं, कभी भी आपके साथ स्टार्टिंग से जिंदा रहने तक चलता है, उसको हम डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। लेकिन डिसऑर्डर जो है वो आपके साथ एक्सीडेंटल हो सकता है, आपको जन्म से नहीं हुआ बहुत ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको बाद में पकड़ लेती है वो आपको डिसऑर्डर में काउंट करनी है। प्लस डिसेबिलिटी के अंदर बाय बर्थ से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक हमें सारी चीज़ें को काउंट करें कि वो हमारी किस में आएगी, डिसेबिलिटी के अंदर आएगी। डिसेबिलिटी जो है वो एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है उसके अंदर हमारी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के अंदर जो है वो डिसऑर्डर को हम इजी वे में, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ डिसऑर्डर की, तो अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी लेग में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा एक हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारा एक हाथ हम खो देते हैं, या एक आँख चली जाती है हमारी, या बॉडी का कोई पार्ट होता है जो हमारा हमें खोना पड़ता है, तो वो क्या है, वो कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट और फिट पैदा होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी एक ऐसा पार्ट है जो अगर आपको प्रॉब्लम है जन्म से, तो 101% आपकी आने वाली जनरेशन के अंदर ऐसी कुछ न कुछ कमियां जो है आपको बिल्कुल क्लियरली साफ साफ दिखाई देगी। 99% तो ऐसा होता है कि आपको डिसेबिलिटी जो है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 1% ऐसा भी होता है कि वो नहीं होता है ऐसा कुछ। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल ऑफ दिस डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा लर्न करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी इजी रहे। जैसे आप लोगों के सामने बुक भी होगी तो आप साथ के साथ लाइंस को थोड़ा कवर अप करेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको समझना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन नाउ डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, देन इंटेलेक्चुअल। डिसेबिलिटी जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, या सोशल किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है जो हमारी डिसेबिलिटी का एक कारण हो सकता है। देन इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल टू कंसिडरेबल अमाउंट। इट मे बी प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म बट ओकर ड्यूरिंग ऑन्स लाइफ टाइम। ये बाय बर्थ से लेके ऑन्स लाइफ टाइम तक भी हमारे साथ चलती है। देन डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हर एक सिटीज़ के अंदर, हर एक देश के अंदर, हर एक डिसेबिलिटी को हर एक डिफरेंट वे में देखा जाता है और डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। देन डिसेबिलिटी इंजरी हैज रिस्ट्रिक्टेड द फंक्शंस और मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, लाइक हमारी ब्रीदिंग है, हमारी बॉडी जो मूव करती है, हमारी जो मूवमेंट्स होती है, वो सारी की सारी मूवमेंट्स के अंदर जो ऑब्स्टेकल का एक काम करती है ना, वो हमारी होती है डिसेबिलिटी, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को नॉर्मल तरीके से नहीं चलने देती। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, एक डिसेबल पर्सन को लीजिए और एक फिजिकली फिट पर्सन को लीजिए। जिस तरह से जिस एनर्जी के साथ जो एक फिजिकली फिट पर्सन उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, वो डिसेबल पर्सन उस एक्टिविटी को उस एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है डिसेबिलिटी। सो नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि इट कैन बी सेड दैट एसेंशियल ए मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट टू इंडिविजुअल परफॉर्म एनी एक्टिविटी टू मूवमेंट इन अ नॉर्मल वे। मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी यही होता है कि हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर नॉर्मल वे के अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन अब एग्जैक्ट जो डेफिनेशन इसकी है वो सुनिए आप क्या होती है। फिर उसके बाद मैं डिसेबिलिटी के साथ डिसऑर्डर की इंक्लूड करूंगा। फिर आप दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई नाम मात्र सा आपको झट से पकड़ लेने वाला डिफरेंस होता है। इसके अंदर है कि सबसे पहले हमारे मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो है कि डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। हमारा डिसेबिलिटी डिसऑर्डर देखिए कि डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन, और इट कैन बी सेड दैट डिसऑर्डर disrupts the normal functioning of the individual। जनरली दोनों के अंदर सेम लाइन और कुछ वर्ड्स चेंज किए गए हैं कि हमारी डिसऑर्डर कह रहा है कि हमारी डेली फ्रूटफुल जो लाइफ होती है उसके अंदर कुछ डिस्टर्ब्स क्रिएट करता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग लाइफ को थोड़ा सा उसका प्रोसेस है या तो उसको स्लो कर देती है या फिर उसको थोड़ा बिगाड़ देती है। तो वो तो अपनी होगी डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी के अंदर भी कुछ सेम दिखाया गया है। डिसेबिलिटी के अंदर भी जो WHO है वो क्या कहता है कि वो पर्सन जो है वो परफॉर्म जो है वो एक्टिवली नहीं कर पाता है उन एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, कि डिसेबिलिटी इज ए रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज ऑफ कंसिडरेशन नॉर्मल ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब वो पर्सन पार्टिसिपेट करेगा तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसका जो काम करने का जो तरीका होगा, जो फंक्शनिंग होगी, वो नॉर्मल पर्सन से थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले डिसेबिलिटी देखी और डिसऑर्डर देखा, दोनों की फंक्शनिंग के बारे में बात की, दोनों के मेन मीनिंग के बारे में बात की, दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात की कि डिसेबिलिटी क्या है, आपका 0 to ऑन टाइम जो है आपका लाइफ का, उसके बारे में बात कर रहा था। देन डिसऑर्डर जो आपका ऑन टाइम है, वहाँ से लेके आपके साथ कभी भी हो सकता है। देन हम डिसेबिलिटी की बात करें तो ये जेनेटिक फैक्टर भी होता है, ये हमारे पेरेंट्स के कारण या हमारे दादा दादी के कारण या किसी भी वे में हमारे साथ जुड़ सकता है। लेकिन डिसऑर्डर जो है वो हमारे साथ किसी भी वे में जुड़ नहीं सकता, बल्कि वो एक एक्सीडेंटल या कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के कारण हो सकता है और जो बाद में हमारे आने वाली जनरेशन को देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। तो 99.9% जो है वो डिसऑर्डर जो है वो आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वो 3 टाइप्स की हैं जनरली।
एक तो होती है कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। सीधी सीधी मैं बात करूँ, डिसेबिलिटी के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। डिसेबिलिटी के अंदर आपका पढ़ नहीं पाना, रीडिंग नहीं कर पाना, आपका राइटिंग नहीं कर पाना, आपका किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, प्लस आपका प्रॉपरली सुन नहीं पाना। आपने अभी एक दिन पहले कुछ चीज़ देखी हो, वो अगले दिन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, यानी कि आपको भूलने की बीमारी लग जाए, या आपका प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को सुन नहीं पाना, देख नहीं पाना, लिख नहीं पाना, पढ़ नहीं पाना, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? ये कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल में आएगी। फिजिकल के अंदर तो हमारी पूरा बॉडी का होल सिस्टम ही इसके अंदर वर्क करेगा। अब अगर मैं बात करूँ कॉग्निटिव को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की, तो डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे कि इंडेड इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डायरेक्ट किससे? ब्रेन से काम कर रहा है, डायरेक्ट माइंड से रिलेट कर रहा है। हमारा ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी किससे रिलेट कर रही है? डायरेक्ट हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से। न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर होता है ये। देन दैट क्रिएट्स हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स टू स्टोर, प्रोसेस द, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। और इसी प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन हम तक प्रोड्यूस, हमारे ब्रेन तक प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि हमारा फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं। तो वो जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो हमारा वो थोड़ा क्या होता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण हमारी वो प्रॉपर जो हमें न्यूज़ हमारे ब्रेन तक पहुँचनी चाहिए, वो न्यूज़ जो है हमारे ब्रेन तक पहुँच नहीं पाती, उनके कारण डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। देन this disability can affect an individual's ability or capability to, अब सुनना स्टूडेंट्स, capability to read, किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाना, compute, किसी चीज़ को हम काउंट नहीं कर पाना, then speak and write, बोल नहीं पाना और लिख नहीं पाना। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? आपकी कॉग्निटिव के अंदर आ जाएगी। अब कॉग्निटिव ने वापस अपने आप को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को 3 डिफरेंट टाइप के अंदर इसने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि सो दिस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी। जनरल सी बात है, डिसेबिलिटी जो है वो किसी को, एक नॉर्मल कोई पर्सन अगर साफ सीधा सामने आपके खड़ा है, जब तक वो आपसे रिएक्ट नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, आपसे नजर नहीं मिलेगा, आपसे कोई उसका कन्वर्सेशन नहीं होगा, तब तक आप उसको पहचान नहीं सकते कि इसके अंदर कोई विजिबल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बिल्कुल भी। सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है, सारी की सारी डिसेबिलिटी जो है इनविजिबल होती है। आपको देखने में बंदा फिट एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन अगर हम डिसऑर्डर की बात करेंगे तो आपको डायरेक्टली डिसऑर्डर जो है आपको दिख भी जाएगा, मतलब विजिबल भी होता है, लेकिन डिसेबिलिटी जो है वो इनविजिबल एक पार्ट होता है। और जब अपन उससे बात करते हैं या उसका रिएक्शन होता है, इन सब चीज़ों से हम उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जान पाते हैं। देन यानी कि ये कुल मिला के कौन सी हुई? इनविजिबल डिसेबिलिटी हुई। सो इसने अब इन कॉग्निटिव ने और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप को 3 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला इसके अंदर कौन सा है? वो है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर। सेकंड आपका आएगा, वो आएगा हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी। और थर्ड वन जो आपका आएगा वो आएगा डिसलेक्सिया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कॉग्निटिव को ही पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को और डिटेल में समझने के लिए इसने कॉग्निटिव को 3 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया। सबसे पहला मेमोरी डिसऑर्डर, उसके बाद हाइपर एक्टिविटी, देन थर्ड वन इज द डिसलेक्सिया। तो सबसे पहला जो हमारा है वो मेमोरी डिसऑर्डर, वो क्या है? इसके अंदर क्या है कि इंडिविजुअल हु हैज़ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग, किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखने वाला। देन समथिंग दैट ही एंड शी हियर्ड एंड सेड और सॉ सम टाइम एगो, आपसे किसी ने कुछ कहा हो, आपने कहीं पे कुछ देखा हो कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही मिनट, कुछ घंटे, कुछ सेकंड्स पहले, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड से बिल्कुल फॉरगेट हो जाती है। वो किस में आएगी? आपकी मेमोरी के अंदर। अब अगर अपन बात करें इसकी हाइपर एक्टिविटी की, हाइपर एक्टिविटी क्या कहना चाहता है? हाइपर एक्टिविटी कह रहा है कि एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में नॉट हैव अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि हम किसी भी एक एक्टिविटी के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और हमारा माइंड जो है वो इधर उधर
प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करता रहता है और हम उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। देन ही एंड शी फाइंड द डिफिकल्टी टू स्टे एट वन प्लेस, और ऐसे लोगों को एक जगह पे रुकने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही एंड शी यूजुअली लूजेस कंसंट्रेशन फ्रीक्वेंटली। बार बार आप ऐसी चीज़ें रिपीट करते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा आप एक जगह पे फोकस जो है अपना नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका किस पे हुआ? हाइपर एक्टिविटी के। हाइपर एक्टिविटी के अंदर आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका कंसंट्रेशन फ्रीक्वेंटली लूज हो रहा है, तो वो किस में आएगा? हाइपर एक्टिविटी के अंदर। ऐसे मेमोरी पढ़ा। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर क्या है कि एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे एग्जिबिट डिसलेक्सिया, इट मींस ही एंड शी हैव डिफिकल्टी इन। अब हमें 3 वर्ड्स ध्यान रखने हैं इसके अंदर, डिसलेक्सिया के अंदर। He and she may difficulty in reading, writing, speaking, etc. इसके अंदर कौन सा हुआ? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसके अंदर क्या होगा? कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंटली लूजेस, और मेमोरी के अंदर क्या होगा? रिमेम्बरिंग पावर लूजेस। तो ये हमने पढ़ा कौन सा? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया, और तीनों को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब किया। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड वन इज, हमारे पास डिसेबिलिटी के 3 टाइप्स हैं, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। कॉग्निटिव को हमने देखा, वापस इसको 3 टाइप में डिस्क्राइब किया, और अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर क्या है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज एन डिसेबिलिटी टू कैरेक्टरिस्टिक बाय द सिग्निफिकेंट limitations both in intellectual functioning like reasoning, learning, problem solving, problems को solve करने में, reasoning में, then and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills. In that this disability is related to the individual's thought process, communication, money, learning, problem solving and judgment. किसी चीज़ को जज कर पाना, मनी को बहुत तरीके से सेव नहीं कर पाना, प्लस कम्युनिकेशन हमारी, प्लस पब्लिकली जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, जो पब्लिकली हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, वो जो चीज़ें हमारी वो हमारी बहुत वीक हो जाना, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? आपकी इंटेलेक्चुअल के अंदर आएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स साइकेट्रिक डिसेबिलिटी, इट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल सोशल डिसेबिलिटी सच एज बिहेवियर, इमोशन एंड थिंकिंग। द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिगिंस फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स, और ऐसी चीज़ें जो है 18 साल तक की बांध के चलते हैं अपन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी, साइकेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल की बात तो बहुत सारे आपको लोगों को देखा होगा, आपने इसको बोला होगा कि एक साइको टाइप का एक पर्सन है ये हमारी लाइफ के अंदर, यानी कि वो ऐसी बहुत सारी यूजलेस थिंकिंग को जो हमारे बिल्कुल यूज की नहीं होती है, उन थिंकिंग को बार बार रिपीट करता है, अपने बिहेव को बार बार रिपीट करता है, अपने थिंग्स को बार बार रिपीट करता है, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को बार बार रिपीट करता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और बार बार वो उन चीज़ों को अपने सामने शो करने की कोशिश करता है, तो वो किस में आपका हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो हमारा लास्ट वन बचता है, वो बचता है फिजिकल डिसेबिलिटी। और फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर क्या है कि फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, डिस्ट्रक्टिविटी और स्टेमिना। हमारे स्टेमिना को डिक्रीज करना, हमारी बॉडी के अंदर स्टेमिना न होना, other impairments such as respiratory disorder, blindness, epilepsy and sleep disorder which limits other facts phases of daily life are also included in physical disability. बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती है जिनके अंदर हमारे ब्लाइंडनेस, हमारे आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा रहना, हमें नींद का न आना, नींद के अंदर हमें खराटे लेना, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है जो फिजिकली यानी कि आपको शो भी हो रही है, फिजिकली ओवरली आप उस चीज़ के बारे में देख भी पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। देन फिजिकली डिसेबिलिटी में इधर और मोटर की डेफिशिएंसी और सेंसरी इम्पेयरमेंट, हमारे सेंस से भी रिलेट करते हैं कि हम किसी चीज़ को सूंघ पाते हैं या नहीं सूंघ पाते, किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, कोई आपको टच कर रहा है आपको महसूस नहीं हो रहा है, किसी आप गर्म जगह पे आप हाथ रख रहे हो तो आपका हाथ जल रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है, या कहीं पे कोई
आपका जो फ्रेग्रेंस है वो आपको महसूस नहीं कर पा रहे हो आप डीओ वगैरह की या किसी इस तरह की, तो इट में ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज विच में ऑकर बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ और आफ्टर ए स्ट्रोक, बिफोर और आफ्टर बर्थ भी ये हो सकता है। देन सेंसरी इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, सेंस के अंदर आपके देखना और सुनने की बातें आएगी। इट सिंपल वर्ड्स, फिजिकल डिसेबिलिटीज वन ऑफ द अफेक्ट ए पर्सन्स मोबिलिटी एंड डिसेक्सिटी। डिसेक्सिटी मतलब स्टेमिना, यानी कि आपकी जो बॉडी की जो मोबिलिटी है उसको लूज कर देता है फिजिकल डिसेबिलिटी। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। इसके बाद जो है हमारे पास जो नई चीज़ें आती हैं वो क्या होता है, वो आते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि कॉजेज क्या है। सबसे पहला जो कॉज है वो हमारा आता है जेनेटिक्स कॉज, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई डिसेबिलिटी है तो जनरल सी बात है आपके मदर, फादर, दादा, दादी या नानी में से या नाना में से किसी में इससे पहले वो फैक्ट था, वो डिसेबिलिटी थी। तो कॉजेस के अंदर सबसे पहले आता है कि हमारे पास ये जेनेटिक कॉज है और इसके अंदर हमें ये हमारी पुरानी और आने वाली पीढ़ी को मिलेगी, प्लस पुरानी पीढ़ी के पास ये ऑलरेडी हमारी पुरानी जनरेशन के पास ये ऑलरेडी ये डिसेबिलिटी होती है। सेकेंड वन आपका आता है पॉवर्टी। आप बहुत ज़्यादा गरीबी के जीवन को जी रहे हैं, आप न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है या किसी और डिफरेंट टाइप के विटामिन की या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उन सब के कारण भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिनके कारण आप प्रॉपर जो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है और धीरे धीरे जो है वो एक डिसेबिलिटी का रूप बन जाती है। और वो डिसेबिलिटी का रूप ही आगे आने वाले टाइम में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो एक ऐसा अपना एक प्लेस जो है वो सेट कर लेती है जो आने वाली अपनी जनरेशन को भी डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसके बाद अपन बात करें मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप मेंटली ठीक नहीं है प्लस आपकी हेल्थ प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप बहुत लंबे टाइम तक अगर बीमार रहते हैं तो वो आपकी बीमारी जो है वो आपका एक डिसऑर्डर बन जाएगी और वो डिसऑर्डर जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हमारे साथ चलता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फिजिकली बहुत फिट होते हैं लेकिन बहुत ऐसे एक्सीडेंट्स के कारण हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण हमें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के साथ वो सारी चीज़ें हमें बार बार हमें क्या करना है, फेस करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्शन और डिजीज़। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका हमें इन्फेक्शन हो जाता है और जो एक डिजीज़ का रूप बन जाती है, या कुछ छोटी चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल से हमें कोई अगर किसी लोहे की या किसी चीज़ की चोट लगती है, हम टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो वो धीरे धीरे वो चोट क्या है अपने एक डिफरेंट वे सामने रखती है, वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। थोड़े टाइम में वो जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब तक वो बढ़ती है हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब तक वो प्रॉब्लम जो इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि जिसके कारण हमें हमारे वो बॉडी का पार्ट हमें उससे अलग करना पड़ता है। बहुत बार आपने ऐसे केसेस देखे होंगे, तो हमें ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इट मीन्स लैक ऑफ बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। लेकिन बैलेंस डाइट के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट के कारण हमारी बॉडी के जो इफेक्ट करते हैं सारे सिम्टम्स, उनको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होना, हमारी बॉडी को जो जिसको आप कहते हैं कि कुपोषण का शिकार हो जाना, वो आपका किस में आएगा, माल न्यूट्रिशन की, लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, लैक ऑफ विटामिन, प्रोटीन और इन सब चीज़ों की वजह से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीज़ों की वजह से आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है और कुपोषण जो है आपका इसी के कारण बढ़ता है। देन उसके बाद आपका आता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट। एट प्रेजेंट टाइम आपको पता होगा कि 1945 के अंदर 1979 और 1986 के अंदर यूक्रेन एक जगह है जहाँ पे क्या हुआ था कि एक न्यूक्लियर प्लांट जो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। देन इट हैपेंस इन 1945
in Japan during Second World War, at such place there has also have been increased the number of children born with cognitive disability such as Down syndrome. और वहाँ पे आज तक यानी कि यूक्रेन और जापान के अंदर आज तक उस न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण, क्योंकि यूक्रेन में कब हुआ था 1979 और 1986 में, और जापान में कब हुआ था 1945 में, और उस टाइम से लेकर आज तक उस आसपास के एनवायरनमेंट में, उस आसपास की जगहों में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के साथ बच्चे पैदा होते हैं 99%, और उनके सिंड्रोम की बॉडी के अंदर कमी होती है, जिनके कारण वो डिफरेंट जो उनके बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होते हैं वो उनको पकड़ के रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि टॉक्सिक मटेरियल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसिडेंट्स, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम हमें जो गेहूँ मिलता है, हमें जो खाने की जो चीज़ें मिलती हैं ज़मीनों से मिलती है, किसान हमें देते हैं, तो किसानों के पास क्या है कि बहुत ज़्यादा एट प्रेजेंट टाइम पैसे की कमी के कारण एक ही पौधे से इतनी ज़्यादा जो ग्रोथ चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है वो ग्रोथ हो, और जिसके कारण उसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा मिले, जिसके कारण हम मार्केट में उसको बेचें तो हमें पैसा ज़्यादा मिले। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हमारे वीट के ऊपर या डिफरेंट जो हमारे सीड्स होते हैं, दालें होती है, उनके ऊपर ऐसी दवाइयों का उनके ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है, जिनके कारण उनकी ग्रोथ ज़रूर बढ़ती है, उनका प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ता है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो वहाँ से डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचती है, इंसानों तक, और ह्यूमन बींग्स जो है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर जाके और छोटी छोटी जो बीमारियां जो उसको पकड़ लेती है। प्रेजेंट टाइम के साथ आप अपने आज से 50 साल पीछे चले जाइए, आप हमसे 50 साल पहले के लोगों के साथ आप डिस्कस करके देखिए, और इन सब जो एट प्रेजेंट टाइम जो कैंसर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, और ये जो हाइपर एक्टिविटी, अस्थमा, और ये बैक पेन, ये सब जो एट प्रेजेंट टाइम जो लाइफस्टाइल के जो डिजीज चल रहे हैं, इनके बारे में आप उनसे डिस्कस करके देखिए, वो इन सब चीज़ों से बहुत परे थे, इन सब चीज़ों को तो वो जानते भी नहीं थे। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम एक छोटे से बच्चे को आईसाइट के कारण, आइज़ वीक होने के कारण, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के कारण स्पेक्स लग जाते हैं, बहुत छोटी उम्र में इतना ज़्यादा ओबेज हो जाता है पर्सन, या बहुत छोटी उम्र के अंदर उसको अस्थमा, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें डिसेबिलिटी के कारण, और ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये हमारे जो हमें खाने को जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें मिलाने के कारण हमें ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद आता है, एक आपके पास आता है इलनेस, और एक आपके पास आता है लैक ऑफ एजुकेशन। बहुत लंबे टाइम तक अगर आप बीमार रहते हैं तो भी आपको डिसेबिलिटी का प्रोसेस लग सकता है। प्लस आप लैक ऑफ एजुकेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको ऐसी कंडीशंस के साथ आपको कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, और ये सारी कंडीशंस आप किस तरह हैंडल करेंगे अगर वो आप नहीं समझ पाएंगे, तो मतलब आपके अंदर लैक ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि आप पढ़े लिखे कम हैं, आपको इन चीज़ों को आप क्या चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ कंसल्ट करनी चाहिए। प्लस अगर आपको छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर अपना मैनर के साथ अपने खुद का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये कॉजेज़ हैं किसके, डिसेबिलिटी के। तो इसके बाद हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। इसके अंदर हमारे पास हमको मिलेंगे ADHD, ODD, OCD, SPD, ASD, 3 to 5। इट मीन्स हमें ये 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और 5 टाइप्स के अंदर हमारे पास जैसे ADHD, ऑटिज्म, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ODD आएगा ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, OCD आएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, SPD आएगा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और ASD आएगा
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर। ये 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है, इनके सिम्टम्स, इनका प्रोसीजर, इनका सारा सिस्टम इधर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो या इस वीडियो के अंदर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इससे मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि मेरे को पता चलता रहे कि जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया है उसके अंदर मैं कितना और ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा कर सकता हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।